क्लास स्टार्ट करें। ओके, ऑल ऑफ गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? एकदम अच्छे से। ओके, अब बोर्ड पर देखो, आपके सामने एक सूचना दिखाई दे रही है। हिंदी हो गई आपकी? बोलो, हो गई? हाँ, हिंदी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हिंदी वैसे भी हो जाएगी। तो सुनिए, सिलेक्शन नहीं होगा तो हिंदी तो वैसे ही हो जाएगी, टेंशन मत लो। तो सुनो और समझो। सर को तो जानते ही हो, सुनील सर। अब सुनो, जोधपुर में पहली बार निःशुल्क ऑफलाइन क्लास में पढ़ने का सुनहरा अवसर, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, 4 रविवार 4 विख्यात विशेषज्ञों द्वारा अपने विषय का विश्लेषण करें। आपके सामने 4 टीचर आएंगे, हर संडे को अपना अपना सब्जेक्ट लेकर आएंगे और क्लास स्टार्ट होगी उसके पहले आपका टेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और टेस्ट कौन सा होगा? सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, और फिर उस टेस्ट के दौरान आपको काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए नए होंगे, समझ में आया ना, और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। ये एग्ज़ाम टेस्ट होने के बाद इसमें जानकारी नहीं दे रखी है। कुछ सेलेक्टिव स्टूडेंट्स जो होंगे, जो टॉप करेंगे, 20 स्टूडेंट्स, उनको आगे भी बुलाया जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा। ये भी सुन लेना। जैसे फर्स्ट क्लास हुई थी, आपको पता हो तो, सोनी सर की। आप में से कोई गया था आप में से? देखो, कमीनों को पता ही नहीं है। ये बाना तगड़ा है, वास्तव में थी। ये पिछले नहीं, इससे पिछले संडे को। कोई बात नहीं, अच्छा किया क्लास लिया आपने। तो अब की बार सुन लो। तो संडे को सर की क्लास रहेगी, ऑनलाइन वाले आप भी सुन लो। ओके, तो संडे को क्लास रहेगी। टाइम आपको पता ही है, 8:30 बजे। 31 मार्च को वही उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस की, तो बिल्कुल आए और इस टेस्ट में शामिल होए, और प्लस सर की जो 2 से 3 घंटे की या जितने टाइम भी क्लास चलेगी उस क्लास का फ़ायदा उठाए। ओके, धन्यवाद। और इसके अगले संडे धुआंधार और खतर आना जरूर। एक बहुत शानदार प्रेम कहानी सुनाऊंगा क्लास के एंडिंग के दौरान। तुम बता देना किसकी सुननी है। कमीने गए के, बस अपने लक्षण बता दिए, दुष्टी गई के। एक बात कान खोल के सुन लेना, मुझसे बात करने से पहले ये सोच लेना, मैं तुम्हारा साथ में पढ़ने वाला मित्र नहीं हूँ। सुन लेना, इसलिए मेरे से तो सावधान रहे, सतर्क रहे और दूर रहे। जिसको जाननी है बाहर मिलना, अच्छे से कान में बताऊंगा। दुष्टी गई के। चलो, ऑनलाइन भी करवा दो ना सर क्लास। अच्छा, चलो अब सेशन स्टार्ट करें। अरे स्टार्ट करें क्या? ओके, चलिए।
गुरुजी इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो? वाह, ये भी समस्या है। क्लास स्टार्ट करें। लास्ट पॉइंट बताओ, बांसवाड़ा प्रजामंडल 43 है या 45? पता ही नहीं मुझे, कल क्लास लेता तो आज ये बात नहीं आती। बोला था ना? अच्छा, मैंने बोला था कि वापस नहीं देखा मैंने, कल वापस पूछना, ठीक है? ओके, करें क्लास स्टार्ट। चलो, आवाज नहीं स्टूडेंट। अब सुनो, हमने एकीकरण स्टार्ट कर दिया था और एकीकरण के मैंने कुछ पॉइंट भी आपको लिखाए थे ना। एकीकरण के अंदर सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखाया था आपको रियासती विभाग, यानी रियासतों के एकीकरण हेतु। खड़ो जो सदामिया, खड़ो, मर जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे? इसलिए कमीण तू पीछे बैठा था, है ना? इसको मैं भांग भी सकता हूं, क्योंकि अब ये मेरे रिश्ते में भी लगता कमीण, मुझे अब पता चला, वरना पहले तो मुझे भी डरा सकता था। चलो, तू पीछे जाके बैठ गया ना, है क्या तप रहा है? अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, जिंदगी भर तपेगा। चलो, अब सुनो स्टूडेंट, और अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल अभी बता रहा हूं। अगर आपने राजस्थान एकीकरण टॉपिक को बोर्ड पर देखा तो अभी बोल रहा हूं, जिंदगी में कभी भी आपको एकीकरण का टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखें अच्छे से, इसलिए अभी बोल रहा हूं अच्छे से बोर्ड पर देखना। पूरा का पूरा एकीकरण मैं आपको मुंह पे याद करवाऊंगा। बस टर्म्स और कंडीशन यही है कि आप अच्छे से बोर्ड पर देखो और टॉपिक को समझो। बस आपने अगर टॉपिक को समझ लिया, चीज़ें पूरी कवर अप हो जाएगी। और फिर आपको एकीकरण कब पढ़ने की ज़रूरत है? जैसे एग्ज़ाम कल है, आज आप पढ़ लोगे, पूरा टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा। ओके, तो देखो बोर्ड पर पहले स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रियासतें, भारत जो था रियासतों में बटा हुआ था, और रियासतों को जोड़ने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम था रियासती विभाग। बताओ क्या नाम था? रियासती विभाग था। ओके, अब सुनो और समझो। रियासती विभाग ने क्या किया और क्या नहीं किया, अच्छे से सुन लेना। रियासती विभाग की स्थापना वही 5 जुलाई 1940, और रियासतों को जोड़ने का जिम्मा जो दिया गया वल्लभ भाई, और इनको बनाया गया रियासती विभाग का, और इनके सहयोग हेतु बनाया गया एक सचिव, और सचिव का नाम था स्टूडेंट वीपी मेनन। ओके, याद रखिएगा इस बात को। इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई रियासतों को जोड़ने की। ओके, अब मैंने आपको बताया कि रियासती विभाग ने सबसे पहले सभी रियासतों को कहा भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को। तो हम बात करेंगे कितनी रियासतों की? बोलो। 19 रियासतों को कहा गया, हमारे राजस्थान की 19 रियासतों को, कि कौन कौन रियासतें चाहती है कि भारत संघ बने, और जो ये चाहती है उस रियासत का राजा किस पत्र पर साइन करे?
तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सर्वप्रथम भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए किसने? बताओ, राजा कौन? बोलो। ओके, तारीख कितनी? 7 अगस्त 1947। बताया था? अरे बताया था ना। और सबसे लास्ट में अंत में किया था धौलपुर रियासत ने। कितनी तारीख को? 1947 को। ध्यान रखिएगा इस बात को। कितनी अगस्त को? तो देखो अच्छे से समझो, लगभग राजस्थान की 19 रियासतों का भारत संघ में विलय सिर्फ कितने दिन में कर दिया गया? 7 दिन में। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें अच्छे से। अब सुनो, अब स्टूडेंट, कुछ रियासतें थी जिन्होंने कौन से पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया, और वो कह रही थी कि हम अपना कौन सा अस्तित्व रखेंगे। तो अब देखो, स्वतंत्र अस्तित्व रखने हेतु रियासती विभाग ने कितनी टर्म्स और कंडीशंस बनाई? बोलो। नंबर फर्स्ट, पोपू कितनी, और एनुअल इनकम कितनी? हाँ, इनकम कितनी? 1 करोड़। ये जो रियासत टर्म्स और कंडीशन पूरा करेगी वो अपना कौन सा अस्तित्व रख सकती है? तो अब बताओ, राजस्थान की कितनी रियासतें रियासती विभाग की टर्म्स और कंडीशन को पूरा कर रही थी? बोलो। पहली, दूसरी जयपुर, कौन सी? तीसरी और चौथी। हाँ, हाथों के इशारों से पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। कोई कह रहा है बीकानेर, उधर कहाँ है बीकानेर? बताओ, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। बस ये 4 रियासतें थी जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक और टर्नओवर 1 करोड़ से भी अधिक था। यानी ये चारों अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब सुनो, कुछ रियासतें थी जो अपना विलय किस में चाहती थी? पाकिस्तान में विलय वाली रियासतें थी। एक थी, बताओ कौन सी? बोलो। और दूसरी थी धौलपुर, और जोधपुर के साथ लिख दोगे, बोलो कौन सा मेर? ओके, उसी प्रकार बताओ क्या लिखा मैंने? यूपी में विलय चाहने वाली रियासतें, कौन बताएगा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, एक ही। भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर, ये अपना विलय किस में चाहती थी? अरे बोलो, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? दोनों पॉइंट लिखो जल्दी से। जल्दी से लिख लो।
सर आप मस्त पढ़ाते हो, आप ही की तरह हमें भी पढ़ाना है, इसके लिए क्या करना होगा? अरे स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, आप जितना समझ रहे हो ना आसान कि पढ़ाना इजी है, इस बात को ध्यान रखना। पढ़ाना इजी किसको लगता है? जो पढ़ाता है। कान खोल के सुन लेना। पर ये भी सोचो कि आप जो पढ़ा रहे हो, आपके सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, वरना पढ़ाना तो कोई हार्ड काम नहीं है। जो आप पढ़ा रहे हो वो कितने स्टूडेंट तक डिलीवर हो रहा है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। तो आप ये मत सोचो कि पढ़ाना आसान है। अब आप देख लो, खुद देख लो, आप मेरे सामने 200 के आसपास, 150 200 के आसपास बैठे हो, हर एक के दिमाग में कुछ न कुछ क्वेश्चंस होगा। तो इस स्टेज पर आने से पहले बहुत किताबों का ज्ञान लेना पड़ता है। समझ में आया ना? तो ये मत सोचो कि पढ़ाना बहुत आसान है। पढ़ाना बड़ा खतरनाक है, और प्लस स्टूडेंटों को समझाना इससे भी बड़ा खतरनाक है। समझ में आया ना? अब काफ़ी टीचर्स आते हैं, आपके सामने भी आए होंगे, तुमने फटाक से एप्लीकेशन लिख दी, समझ में कौन आवे? लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो फिर ये बात है। तो ये मत सोचो कि पढ़ाना बिल्कुल आसान है। ये लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब सुनो स्टूडेंट, राजस्थान के कुछ राजा हुए। राजस्थान के कौन हुए? रियासतों के कौन हुए? इन राजाओं ने सोचा, यानी इन राजाओं ने भी, बताओ क्या किया? एकीकरण का क्या किया? प्रयास किया। राजाओं ने भी प्रयास किया कि क्यों नहीं हम राजा राजा जुड़कर ही एकीकरण कर दें, क्योंकि केंद्र ने अगर एकीकरण की प्रोसेस की तो हम सब राजाओं के अधिकार छीन लिए जाएंगे, वरना हम सभी रियासतें मिलकर एकीकरण कर लेते हैं। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि वो रियासतों के राजा थे कौन जिन्होंने एकीकरण का प्रयास किया। सही है कि नहीं है? तो नंबर फर्स्ट देखो, राजा थे कौन से वाड़ के? और मेवाड़ के राजा का नाम था, बोलो रे, भूपाल सिंह। और भूपाल सिंह ने पहली बात, चलो पूरी बात बताता हूं, एक क्या बुलाया बताओ? सम्मेलन बुलाया। अब मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह जी ने एक सम्मेलन बुलाया, और सम्मेलन में बुलाकर रियासत के जो राजा आए, उन सभी रियासतों के राजाओं को यही बात कहा कि हम सभी रियासतों के राजा मिलकर राजस्थान यूनियन के नाम से, किसके नाम से? बोलो, अरे बोलो, राजस्थान यूनियन के नाम से रियासतों का क्या करते हैं? एकीकरण यानी विलय करते हैं। तो आपके सामने मैं प्रस्ताव रख रहा हूं अभी, और सोचने का समय देता हूं कि भाई हम सभी राजा मिलकर रियासतों को जोड़कर राजस्थान यूनियन बनाएंगे। आप सोच लीजिएगा, अगला सम्मेलन जब मैं बुलाऊंगा तब बिल्कुल राजस्थान यूनियन की प्रोसेस हम शुरू कर देंगे। अगले सम्मेलन में हम ये काम करेंगे, तब तक आप सोच लेना, ठीक है? भूपाल सिंह जी ने थोड़े समय बाद वापस क्या बुलाया? बोलो, भूपाल सिंह के अलावा कोई आया ही नहीं। भूपाल सिंह के अलावा कोई आया ही नहीं। पर बताओ, भूपाल सिंह ने प्रयास किया कि नहीं किया? तो बताओ, मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह ने किस नाम से एकीकरण का प्रयास किया? बोलो। अब सुनो, नंबर 2 बताओ, मैंने क्या लिखा? कोटा। कोटा के राजा थे, बोलो कौन? कोटा के राजा भीम सिंह ने फोन किया कहाँ के राजा को? और फोन किया कौन से वार्ड के राजा को? तो देखो जिले कितना आ रहा है, बोलो बोलो, वापस बोलो। और इसे ही हम कहते हैं डोती ही डोती। अब तुम कहोगे हाड़ोती में तो 12 भी आता है,
12 जिले के रूप में बाद में बना, 12 रियासत नहीं थी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, कोटा के राजा कौन? भीम सिंह जी ने संदेश भेजा बूंदी के राजा को, कहा कि कोटा के राजा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि बूंदी, झालावाड़ और कोटा मिलकर एक संघ बनाए, और वो संघ कहलाएगा हाड़ौती संघ। कौन सा संघ? फोन लगाकर दोनों को बातें बता दी, और दोनों को कहा आप बिल्कुल सोचकर बता दीजिएगा, हम तीनों मिलकर, तीनों रियासतें मिलकर एक संघ बना देंगे जो कहलाएगा हाड़ौती संघ। कहा ठीक है, बता देंगे। अब स्टूडेंट 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, फोन किया भीम सिंह जी ने बूंदी के राजा को, तो फोन बोल रहा था द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। कौन था रे इधर? छोरिया जूते पड़ेंगे तुम्हारे। छोरिया कह रही है बेटी के बीच ही। तो सुनो और समझो, क्या बताया? स्विच्ड ऑफ। फिर झालावाड़ के राजा को किया, तो उधर भी द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली, मतलब दोनों ने बिल्कुल भी ये नहीं बताया, बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं बताई कौन से संघ को बनाने में। तो बताओ ये भी प्रयास असफल हुआ कि नहीं हुआ? ओके, अब सुनो, तीसरे राजा कहाँ के थे रे? डूंगरपुर के राजा थे। बोलो। हाँ जी, कौन से सिंह? लक्ष्मण सिंह जी भी बड़े गजब के राजा थे। लक्ष्मण सिंह जी ने फोन किया बांसवाड़ा के राजा को, और मिले किससे? प्रतापगढ़ के राजा से। तीनों से, मतलब तीनों मिले, और लक्ष्मण सिंह जी ने डूंगरपुर के राजा, बांसवाड़ा के राजा मारावल चंद्रवीर सिंह को और प्रतापगढ़ के राजा को कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम तीनों मिलकर एक हो जाए और बनाए, बोलो कौन सा संघ? वागड़ संघ बनाए। तो महारावल चंद्रवीर सिंह जी ने कहा तुम चाहते हो, हम तुम्हें नहीं चाहते, और चाहत दोनों तरफ होनी चाहिए। तुम चाहते हो पर तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है, चाहत दोनों तरफ होनी चाहिए। तो बिल्कुल महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा तुम चाहते हो, हम नहीं चाहते। इसका मतलब वागड़ संघ भी बना। पर देखो कितने राजाओं ने प्रयास किया? बताओ, मेवाड़ के राजा कौन? किस नाम से प्रयास? बोलो। कोटा के राजा कौन? किस नाम से प्रयास? और डूंगरपुर के राजा कौन? किस नाम से प्रयास? बस ऑटोमेटिकली चीजें याद हुई कि नहीं हुई? तो लिखो जल्दी से, राजस्थान के, 1 मिनट सीधा लिखो, राजाओं द्वारा एकीकरण का प्रयास। राजाओं द्वारा एकीकरण का प्रयास, फास्टली लिखो। आज एकीकरण कंप्लीट करके चौहान राजवंश पूरा करना है, ध्यान रखना। देख क्या रहा है, लिख। लिखो। हेडिंग डाल दिया? अरे हेडिंग डाल दिया ना। पहले एक बात बताओ स्टूडेंट, मैं इससे डांट के बोल रहा हूँ, बुरा तो नहीं लगता ना? सच बताना, क्योंकि मेरा लहजा ही ऐसा ही है, मैं बात ही ऐसे ही करता हूँ। तो इसको ये मत समझना कि सर डांट रहे हैं, कर रहे हैं। बुरा तो नहीं लगता ना? बोलो। भले ही लगो, ये भी सुन लेना। लगता है? भले ही लगो। पालीवाल लगता है? भले ही लगो। सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना तेरा, फड़ोदी ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, ध्यान रखना। और तू भी वही का पालीवाल, और राजेश सर भी वही के पालीवाल। तू सोच रहा है कि सर को पता कैसे चलेगा? समझ गया ना? इन सर के आसपास ही रहता है, बस अब तो और अच्छा है।
सिलेक्शन ले लेना। काफ़ी स्टूडेंट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपकी क्लास में, हालांकि अभी टेस्ट तो नहीं हुआ ना हिस्ट्री का, हाँ, बट आपके थोबड़ों से लग रहा है कि काफ़ी निकल छुपे रुस्तम है, पढ़ाई करते हैं अच्छे से। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा स्टूडेंट्स, और गर्ल्स भी अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेक्शन ले लेना बस। समझ में आया? लिखो जल्दी से। नंबर फर्स्ट लिखो, फर्स्ट मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह। मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह। लिख लो आगे, राजस्थान यूनियन के नाम से प्रयास। राजस्थान यूनियन के नाम से प्रयास। लिख लिया? ओके, आगे लिखो, कोटा के राजा भीम सिंह, बराबर करके लिखो। कोटा के राजा भीम सिंह किसके नाम से प्रयास? हाड़ौती संघ के नाम से प्रयास। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट, डूंगरपुर के राजा कौन? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, बताओ किस नाम से? वागड़ संघ के नाम से प्रयास। सर बुरा कुछ भी नहीं लगता, बट आप हमारी जिज्ञासाएं शांत कर दिया करो। देखो, आपकी पर्सन से रिलेटेड जिज्ञासाएं होगी वो मैं शांत कर दूंगा, अब दूसरी बातें मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। सही है कि नहीं? हाँ, और मैंने तो कल आपको खुद को कहा कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल बिना कोई झिझक के आप पूछो। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखें इस बात को। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अब बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से। एक बात बताओ स्टूडेंट, हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें? बोलो। और ठिकाने कितने थे? और केंद्र शासित प्रदेश? तो देखो टोटल जगह कितनी बनी? 19 और 3 कितनी हुई? 22 और 1 23। अब 23 जगह थी, पर इन 23 जगह को अंग्रेज जो थे सिर्फ कितने नामों से जानते थे? बोलो। 2 नामों से जानते थे। वो 2 नाम है कौन से? सुनो। एक था, एक मतलब पूरी 23 जगहों को 23 में से एक तो हटा ही दो, केंद्र शासित प्रदेश। क्यों हटाना है ये भी सुनो। केंद्र शासित प्रदेश यानी अजमेर मेरवाड़ा। अब अजमेर मेरवाड़ा को क्यों हटाया? अब तुम ही उत्तर दोगे। बताओ, राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था? बोलो कहाँ था? फिर उसी अजमेर में मिला दिया गया कौन से वाड़ा को? तो बन गया अजमेर मेरवाड़ा। और इसी अजमेर मेरवाड़ा में रहते थे कौन? अंग्रेज। तो अजमेर मेरवाड़ा तो किसके पास था? अंग्रेजों के पास। तो इसलिए इसको कहा गया केंद्र शासित प्रदेश। अब सुनो, पीछे कितनी जगह बची? 22। कितनी बची? अब इन 22 जगह को अंग्रेज सिर्फ कितने नाम से जानते थे? एक बोलते थे सैल्यूट स्टेट और एक बोलते थे नॉन सैल्यूट स्टेट। क्या बोलते थे? और बहुत बढ़िया, देखो नाम से ही पता चल रहा है। सैल्यूट स्टेट, सैल्यूट स्टेट का मतलब होता है वह रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार था। ओके, तो उन्हें कहा जाएगा सैल्यूट स्टेट। ओके, और वह रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था
वो कहलाएगी नॉन सैल्यूट स्टेट। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। तो अब हमें ये जानना है कि कौन से सैल्यूट स्टेट थे और कौन से नॉन सैल्यूट स्टेट थे। तो सुनो और समझो अच्छे से। स्टूडेंट, पहले सभी को तोपों की सलामी का क्या था? अधिकार था। पर कभी कभार अंग्रेज किसी रियासत के राजा से नाराज हो जाते तो उनके तोपों की सलामी का अधिकार क्या करते? छीन लेते। तो स्टूडेंट सुनना और समझना, सैल्यूट स्टेट और नॉन सैल्यूट स्टेट। देश की आजादी के समय, कब बोला मैंने? दो रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो बताओ वो दो रियासतें क्या कहलाएगी? बोलो। और पीछे बची कितनी रियासतें? 17। कितनी बची? क्योंकि टोटल कितनी? बोलो। रियासतें 19 में से मैंने बोला दो रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार, तो वो कहलाई नॉन सैल्यूट स्टेट और 17 कहलाई सैल्यूट स्टेट। अब बताओ, 17 को तो हम याद कर नहीं सकते, तो कितनी रियासतों को याद कर ले? ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी सैल्यूट स्टेट, क्योंकि पीछे जो बची वो तोपों की सलामी का अधिकार था। तो जो नॉन सैल्यूट स्टेट थे उनका नाम था नंबर फर्स्ट किशनगढ़। बोलो कौन? बोलो। अरे बोलो। किशनगढ़। और सेकंड थी शाहपुरा। कौन सा पूरा? कौन सा पूरा? तो नॉन सैल्यूट स्टेट कितने हो गए? सैल्यूट स्टेट कितने हो गए? अब बचे ठिकाने। क्या बचे? ठिकाने कितने? नीमराणा, कुशलगढ़ और वारे वा लावा। तो इन 3 ठिकानों को तोपों की सलामी का अधिकार, तो अब ये स्टेट नहीं कहलाएंगे, ये बफर स्टेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्टेट का मतलब रियासत होता है और बफर स्टेट का मतलब ठिकाना होता है। तो आप तो गिनकर गांठ दे दो, नॉन सैल्यूट में थी 2 रियासतें 3 ठिकाने और 17 रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार था। अब सुन लो, आज तक ये सवाल नहीं पूछा हुआ है और जिस दिन एग्जाम में पूछेगा उस दिन हजारों स्टूडेंट बिना लड़े शहीद होंगे। सवाल पूछेगा सैल्यूट स्टेट कितने थे, संख्या कितनी थी। छोरे ये सवाल देखकर पहले यही सोचेंगे कि ये पूछा तो पूछा कहाँ से। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। सैल्यूट स्टेट का पहले मतलब समझे, उसके बाद उसकी संख्या याद करें, ऑटोमेटिकली चीज़ें हमें याद हो जाएगी। लिखो अपनी कॉपी में, पहले लिखो सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट स्टेट, सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट स्टेट लिख लिया? ओके, अब सैल्यूट स्टेट का लिखो। लिखो वह रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार था। वह रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार था। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, संख्या लिखो। 1 मिनट रुको, लिख लिया ये? अब पूरा लिख दो ताकि तुम्हें पता रहे। आजादी के समय, आजादी के समय सैल्यूट स्टेट की संख्या आजादी के समय सैल्यूट स्टेट की संख्या कितनी थी? बोलो। बिल्कुल लिखो, 17 थी। लिख लिया? ओके, अब वापस हेडिंग डालो, नॉन सैल्यूट स्टेट।
नॉन सैल्यूट स्टेट। नॉन सैल्यूट स्टेट। नॉन सैल्यूट स्टेट में लिखो वह रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। लिख लिया? लिखो आजादी के समय इनकी संख्या कितनी थी? 2 थी। कोष्टक में लिखो आगे किशनगढ़ व शाहपुरा। किशनगढ़ व शाहपुरा। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट इसी के नीचे नॉन सैल्यूट के नीचे ही स्टार और नोट लगाकर लिखो तीनों ठिकाने कोष्टक में लिखो या सीधा लिख दो कुशलगढ़, लावा, व नीमराणा को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। लिख लिया? लिख लिया ना? ये हो गया स्टूडेंट सैल्यूट और नॉन सैल्यूट स्टेट। अब हेडिंग डालो रियासतों का परिचय। रियासतों का परिचय फास्टली लिखोगे, ये बिल्कुल छोटी छोटी बात है, ध्यान रखना। रियासतों का परिचय लिखो सबसे फर्स्ट, सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत में कौन सी? लिखो मेवाड़। नेक्स्ट लिखो सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत कौन सी? झालावाड़। आगे कोष्टक में लिख देना 1838, 1838। लिख लिया? आगे लिखो सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत कोष्टक में लिखो बड़ी रियासत किस में? क्षेत्रफल में। कोष्टक में लिखो क्षेत्रफल, बराबर करके लिखो कौन सी? मारवाड़। मारवाड़ लिख लिया? उसके बाद नेक्स्ट लिखो सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत कौन सी? बिल्कुल शाहपुरा। क्षेत्रफल में ना। अब लिखो वापस सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत कोष्टक में लिखो जनसंख्या। जनसंख्या कौन सी थी? आमेर। कौन सी? आमेर। और सबसे छोटी? बिल्कुल शाहपुरा।
सबसे छोटी रियासत कोष्टक में जनसंख्या, लिख लिया? ओके, आगे लिखो। सबसे बड़ा ठिकाना, सबसे बड़ा ठिकाना कौन बताएगा? कुशलगढ़। 12 कौन सी रियासत में आता था पहले? अरे 12 जो था वो कोटा में भी था और बूंदी में भी था। ओके, 12 तो बाद में जिला बना था, वरना क्षेत्रफल था पहले तो। ये लिख लिया? आगे बढ़ो। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा गढ़? सबसे छोटा ठिकाना? वाह रे वाह, लावा। लिख लो, सबसे छोटा ठिकाना लावा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, आगे पॉइंट में लिखते रहो। राजस्थान का एकीकरण कुल, राजस्थान का एकीकरण कुल, राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ तथा एकीकरण में 8 वर्ष, कितने वर्ष? 8 वर्ष 7 माह, कितने दिन? 14 दिन का समय लगा। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। बस रजिस्टर बंद कर दो, हो गया आपका पूरा टॉपिक राजस्थान का एकीकरण, क्योंकि पिछली वाली चीजें मैं याद करवाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब पहले स्टूडेंट मैं आपको, चलो जल्दी से पानी आनी पी लो। सब बेटा कह रहा है इधर ला भाई, इधर ला, जल्दी से पियो, 1 मिनट का टाइम है। अरे बाहर जाने का नहीं कहा है कमीनो, बेटा दुष्टी गई के। आधे तो बेटा ऐसे ही के चले गए कि थोड़ा फिर के आ जाता है। हाँ, किसको तकलीफ हो रही है? लाओ। क्या? हाँ बोलो। किसका ठिकाना? दोनों में। सर जी मेवाड़ रियासत कब अस्तित्व में आई? जब मेरा जन्म नहीं हुआ उससे पहले आ गई। अरे मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत है, ध्यान रखना, काफी प्राचीन। चलो अब आवाज नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। अब पहले मैं आपको ठिकाने बता देता हूं, ये ठिकानों वाला क्या लफड़ा है, समझ में आया ना? तो स्टूडेंट पहले बताओ ठिकाने कितने हैं? हाँ, 3 ठिकाने जो है। नंबर फर्स्ट कुशलगढ़। कौन सा? अब बात करते हैं कौन से गढ़ की? कुशलगढ़ जो है, याद रखिएगा स्टूडेंट, वर्तमान की बात करूं तो बांसवाड़ा में। कौन से वाड़ा में? और पहले भी किस रियासत में आता था? बांसवाड़ा में। अब सुन लो, इस कुशलगढ़ को बांसवाड़ा से अलग करके बफर स्टेट क्यों बनाया गया, ये जानते? बफर स्टेट का मतलब ठिकाना। स्टूडेंट, कुशलगढ़ के राजा और बांसवाड़ा के राजा में आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। क्या होते थे? लड़ाई झगड़े। लड़ाई झगड़े होते थे, समझौता करवाया पर समझौते से कोई फर्क नहीं निकला।
तो स्टूडेंट अंग्रेजों ने क्या किया, बांसवाड़ा रियासत के नियंत्रण से दूर कर दिया किसको, कुशलगढ़ को, और इसे बना दिया बफर स्टेट यानी ठिकाना। क्या बना दिया, ठिकाना। ओके, ऐसी स्थिति बनी कहाँ, अलवर के अंदर। अलवर का एक बिल्कुल जागीर थी जिसका नाम था नीम राणा। नीम राणा के राजा और अलवर के राजा के बीच में भी क्या होता था, संघर्ष होता था। तो नीम राणा को भी बफर स्टेट का क्या दे दिया गया, दर्जा। ठीक है, अब सुनो, टोंक, कौन सा, टोंक में लावा। अब लावा को अलग कर दिया, क्या कर दिया, और बफर स्टेट बना दिया टोंक से, क्योंकि इनमें भी स्थितियां बड़ी गजब की थी। अलग करने के बावजूद, यानी बफर स्टेट बनाने के बावजूद और लड़े मरे। बफर स्टेट बना दिया तो भी लड़े। तो अंग्रेजों ने कहा अब क्या करें, बफर स्टेट तो बना दिया, इससे भी समस्या का समाधान। तो कहा अब एक काम करते हैं, लावा का नियंत्रण टोंक से हटा देते हैं और इसका नियंत्रण दे देते हैं जयपुर को। किसको, बोलो। अब सुनो, जो ठिकाना जहां पर था उसका विलय जब रियासत आएगी तब हो जाएगा। कैसे, सुनो, कुशलगढ़ कहाँ है, तो जब बांसवाड़ा रियासत का विलय होगा तब साथ में आ जाएगा कौन सा गढ़, बहुत बढ़िया। जब अलवर का विलय होगा तो साथ में आ जाएगा, और जब टोंक का विलय होगा तब आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका नियंत्रण किसके पास। तो देखो, ये चीज अगर हम समझेंगे नहीं तो समझ में आएगी क्या, बस तुम बड़े होशियार हो, बस तुम महान विद्वानों के बीच में एक साधारण इंसान फंस चुका है। अब बताओ सर, आपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बताया ही नहीं, नहीं जानना है। यह दुष्ट आत्माएं कुछ दुख देगी मुझे, चुपचाप पढ़ लो मर लो। सर ये तोपों की सलामी कैसे दी जाती है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अब तोपों की सलामी कैसे दी जाती है ये बता देता हूँ, सुन लो और समझ लो। तोपों की सलामी का मतलब, पहली बात तो तोपों की सलामी देता कौन था, अंग्रेज देते थे। कौन देते थे, किन को देते थे, कैसे देते थे, राजा को, मतलब तोप के आगे बिठाकर कहते कि अब इनको 17 तोपों की सलामी। वो तोपों की सलामी तो मैं दूंगा आपको अगर पढ़े नहीं तो। जैसे ये शांति नहीं पढ़ा तो शांति को कहूंगा कि इसे 13 तोपों की सलामी दो और इसे तोप के आगे बिठाकर सलामी दो। मतलब समझे, अब तोपों की सलामी का मतलब समझो। ऐसे नहीं स्टूडेंट कहना रियासत का राजा आता तो उसके सामने 17 तोपें छोड़ी जाती। नो, आप सुनना कैसे होता है तोपों की सलामी। स्टूडेंट 26 जनवरी को आप देखते हो, 15 अगस्त को देखते हो, जैसे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, ध्वजारोहण करने के बाद एक गाड़ी के अंदर चढ़ते हैं और सामने सैनिक टुकड़ियां खड़ी रहती है और उनके सामने ऐसे सैल्यूट देकर निकलते हैं। उसे ही कहा जाता है तोपों की सलामी। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी रियासत का राजा, जिस प्रकार उस राजा का ओहदा होता, ओहदा का मतलब समझे, अंग्रेजों का साथ देता, अंग्रेजों का वफादार होता, तो उसे अच्छी तोपों की क्या दी जाती थी। तो वो जब भी केंद्र शासित प्रदेश जाता, अजमेर, मेरवाड़ा जाता, तो अंग्रेज उस राजा के सम्मान में तोपों की क्या देते, सलामी। तोपों का मतलब तोपें भी पड़ी रहती, सैनिक भी खड़े रहते और उनके आगे से राजा खड़ा रहता, तो उनके आगे से जैसे 17 तोपों की सलामी, तो 17 बटालियंस निकलती, क्या देते हुए, सलामी देते हुए। वही कहलाती तोपों की सलामी। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो और समझो। बोर्ड पर देखो, चाहते हो चीजें यहीं पर याद करना पक्का? पहले एक बात बताओ, कुछ बेसिक बातें जो मैं आपसे पूछ भी लेता हूं। और
आप बता भी दो। एक बात बताओ स्टूडेंट, हम अब किसका एकीकरण करेंगे? बोलो, कितनी रियासतों का, ठिकाने कितने और केंद्र शासित प्रदेश? तो टोटल जगह कितनी हुई? 23, 22 नहीं, अब 23, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा को भी तो लेंगे ना राजस्थान में। तो टोटल जगह कितनी हुई? बोलो। अब हमारा टॉपिक है एकीकरण। क्या है? तो हम एकीकरण कितनी जगहों का करेंगे? 23 जगह का। तो एकीकरण करने से पहले हमें 23 जगह याद होनी चाहिए, वरना एकीकरण करेंगे किसका? आप में से कोई ऐसा है जिससे 19 रियासतों के नाम, 3 ठिकानों के नाम और 1 केंद्र शासित प्रदेश याद है? जो पढ़े हुए हैं पहले वो हाथ ही खड़ा नहीं करे, वरना दूसरा पूछकर फंसा दूंगा। हाँ, ये भी ध्यान रखें। 23 की 23 जगह कौन बताएगा? देख लो, एक का भी हाथ खड़ा नहीं है और कमीने चले हैं राजस्थान का एकीकरण करने। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो एकीकरण मेरा करोगे क्या? दुष्ट आत्माएं। अब कोई बात नहीं, अब बोर्ड पर देखो, तुम्हें ये 23 जगह इतने अच्छे तरीके से याद कराऊंगा कि कौन से चरण में किन किन रियासतों का विलय हुआ वो भी तुम्हें याद हो जाएगा। रेडी हो? पक्की बात? प्रजामंडल की तरह पक्का? हाथ बांध लो, हाथ बांध लो। हाँ हाँ, कोई ऐसे कर रहा है, कोई। हाँ, टॉपिक समझने के लिए एकदम रेडी होना चाहिए, एकदम हाथ बांधो नौजवानों की तरह। हाँ, बहुत बढ़िया। अब बोर्ड पर देखो, मैंने कहा ना, वही तो बात है स्टूडेंट, कि बिना पेन चलाए अगर चीजें कंसेप्टली याद हो जाए तो मजा ही कुछ। तो देखो, तो स्टूडेंट पहले बताओ, राजस्थान का कहाँ गया? खाली था। इनको नस्लें बतानी थी। इनमें से काफी ने डांडोदीपति का फॉर्म भर रखा है, भर रखा है ना? ये देखो। हाँ, किधर गया रे? हाँ, वो निकाल, वापस बोर्ड निकाल, बाढ़। नस्लें खुले तो खोल एक बार बाढ़। अच्छा, वीडियो चलेगा क्या? मर जाओगे। एकीकरण में डंड आ रहे हैं, हम डंडों का एकीकरण नहीं कर रहे हैं। हटा दे, बाढ़ दे। खुल रहा है तो जल्दी से खोल दे, बाढ़ दे। ये देखो, मैंने इस पशु परिचर पर एक सर का शॉर्ट वीडियो देखा। हाँ, आशु सर का। आशु सर बड़ा गजब का बोलता है कि टाबरा पढ़ लो, थाकी लुगई भी नहीं थे, अगर पशु परिचर में भर्ती होगा तो 21,000 थाने दई, और थे अगर डांडोदीपति बनगा तो थाको ब्याह भी सपोज करो पशु परिचर वाली हो जाई, तो टाबरो 21 और 21, ओ हो 42,000 मिले हैं। समझ में आया ना? सारा बता तो ऐसे रहे जैसे IAS की वैकेंसी हो। समझ में आया ना? कोई बात नहीं, बट बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। ध्यान रखना कि सफलता चाहे छोटी हो बड़ी हो, आप सफलता हासिल कर लो। सर का कहने का मतलब ही यही है। समझ में आया ना? सफलता मिलने से स्टूडेंट्स के ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है बेरोजगारी का, वो टैग हट जाता है। समझ में आया ना? हाँ, चलो अब देखो स्टूडेंट, बताओ हमारे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? बोलो। प्रथम चरण का नाम क्या था? अरे बोलो, मत्स्य संघ। अब देखते रहो बोर्ड पर,
मत्स्य संघ में कितनी रियासतों का विलय हुआ, मैंने तुम्हें पहले ही याद करवा दिया। बोलो। और 4 की शॉर्ट फॉर्म बताओ। एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब और डी का मतलब। बहुत बढ़िया। ए, बी, सी और डी। अब अच्छे से देखो, यहां पर ए का मतलब क्या, तो अलवर में था एक काणा ही काणा, कौन सा, तो बताओ अलवर आया तो साथ में आया कौन सा राणा, बोलो। तो बताओ प्रथम चरण में कितनी रियासतें आई, कितना ठिकाना आया, तो टोटल इकाइयां कितनी हुई। अब सुनो, इतनी सी छोटी सी जानकारी से हजारों स्टूडेंट एक सवाल में गलत कर गए और कंपटीशन से बाहर हो गए। एग्जामिनर ने पूछा मत्स्य संघ में कुल कितनी इकाइयां थी, क्या पूछा, मत्स्य संघ में कुल कितनी इकाइयों का विलय हुआ, ये पूछा। तो छोरों ने कहा ए, बी, सी, डी, 4, और ए ऑप्शंस में पड़ी थी 4। बताओ राइट कितनी है, बोलो। समझ में आया कि नहीं आया, सावधानी हटी, इसलिए चीज अच्छे से पढ़ो। और साथ ही साथ में ये भी देखो, हमने एक ही चरण में कितनी इकाइयां पढ़ ली, टोटल इकाइयां कितनी है, कितनी, तो पीछे कितनी बची वो अभी कवर अप कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो जल्दी से एक बार बोर्ड पर देख लो और रिपीट करो, फिर बिना देखा देख पूछूंगा। बताओ प्रथम चरण का नाम क्या, मत्स्य संघ में टोटल इकाइयां कितनी, रियासतें कितनी, ठिकाना कितना, 4 रियासतों को याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म, एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब, डी का मतलब, और अलवर आया तो साथ में आया कौन सा राणा। बताओ कितना चरण पूरा हुआ, ओके 4 चरण नहीं कमीने 1। अब कितवा चरण आ रहा है, और दूसरे चरण का नाम है पूर्व राजस्थान संघ। बोलो क्या नाम है, क्या नाम है, इसमें आई कितनी रियासतें, बोलो, और आया एक काणा ही काणा, तो बताओ टोटल इकाइयां कितनी हुई, अरे बोलो रे, 10 इकाइयां हुई। अब सुनो और समझो, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, 10 इकाइयों को याद करने के लिए, कितनी इकाइयों को, बोलो, 10 इकाइयों को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, और शॉर्ट ट्रिक बेटे ऐसी बनाते हैं, पूछो ही मत। शॉर्ट ट्रिक में कहते हैं बाबू को जाला दे, किसको जाला दे, हाँ बाबू को, बाबू को जाला दे, और फिर आगे कहते हैं झाड़ू से परसाटे। अब बाबू को जाला, क्योंकि बाबू क्या हो गया है, बड़ा, बाबू खुद लोगों को जाला दे रहा है। समझ में आया कि नहीं, मतलब समझो, कंसेप्ट क्लियर करो। क्या क्लियर करो, शॉर्ट ट्रिक नहीं अपना, देखो इसका नाम भी देखो, शॉर्ट ट्रिक, तुम्हें खुद को शॉर्ट कर देगी ये। और जो ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिकों पर भरोसा करता है ना, एग्ज़ाम के दौरान सभी शॉर्ट ट्रिकें मिक्स हो जाती है, और फिर पूछता कुछ और है, ठोकता कुछ और ही है। तो अब बिल्कुल, अब देखो ये बता रहा है, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, लो, कोई काकीसा ने नहीं देना है, और काकीसा गजब का निकलिया तो तनी झाड़ू फोड़ी। तो सुनो, कंसेप्ट अपनाओ, मैंने क्या कहा, कंसेप्ट अपनाओ, चीज कंसेप्टली याद करो, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखना, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो कितनी चीजें एक्स्ट्रा याद होगी, वरना शॉर्ट ट्रिक में तो वही काकी सार काको सार आएंगे, नहीं पढ़ना है। सुनो,
अब 10 इकाइयों के लिए तुम्हें कितने शब्द याद रखने हैं? बोलो बोलो बोलो। पहला बोलो डोती ही डोती हाडोती। बोलो कौन सा डोती? दूसरा याद रखना है गढ़ ही गढ़। बोलो। तीसरा याद रखना है नॉन सैल्यूट। कौन सा सैल्यूट? बोलो। और याद रखना है चौथा शब्द मुस्लिम रियासत। कौन सी रियासत? बोलो कितने शब्द याद किए? बोलो। पहला डोती ही डोती, दूसरा गढ़ ही गढ़, तीसरा नॉन, बोलो, और चौथा मुस्लिम। अब देखो बोर्ड पर, पहले लिख देते हैं। बोलो पहला शब्द कौन सा? दूसरा कौन सा? बोलो। तीसरा कौन सा? बोलो। और अगला मुस्लिम। अब देखो अच्छे से, हाड़ोती की कितनी? पहली बोलो, दूसरी बोलो और तीसरी बोलो। अब सुनो, रियासतों की बात हो रही है। 12 रियासत नहीं था, वो सीधा क्या बना? जिला। और जिले बने देश की आजादी के बाद। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अब बताओ, गढ़ ही गढ़, वागड़ की भी कितनी? बोलो पहली, दूसरी, तीसरी। अब कहेंगे सर प्रतापगढ़ भी जिला 2008 में बना, जूते पड़ेंगे। प्रतापगढ़ जिला 8 में बना, रियासत पहले से ही था। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अब तुम बताओ, नॉन सैल्यूट स्टेट कितने थे? बोलो बोलो कौन से कौन से? बोलो। दूसरा कौन सा पूरा? बोलो। मुस्लिम रियासत कितनी? कौन सी? बोलो। गणित अच्छी है ना तुम्हारी? पक्की बात? 3 और 3, 6 और 3, बोलो। और 1, बोलो। हाँ तो अच्छा 2 है इधर, तो 3 क्यों ठोक रहे हो? हाँ तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, पर तुम जोड़ तो सही सकते हो ना। ठोक रहे हो बेटा 9। बोलो 3 और 3, 6 और 2, 8 और 1, 9 तो क्या थी? तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, साथ में क्या है? तो बताओ बाघ का मतलब क्या है रे? और बांसवाड़ा आया तो साथ में आया गढ़ ही गढ़। बोलो। यहां पर क्या पड़ा है? साथ में आया लावा। आया? आया? ये है ना बात। समझ में आया ना? अब 1 मिनट के लिए सोचो स्टूडेंट, हमने सिर्फ शब्द कितने याद किए? 4 के माध्यम से हमें ये भी पता चला कि हाड़ोती में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, पर रियासतें कितनी? वागड़ में ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वागड़ में 2 ही जिले आएंगे, पर इस हिस्ट्री में कितने जिले हैं? ध्यान रखना। अब नॉन सैल्यूट कितनी रियासतें थी? इसके बाद में हमें सैल्यूट स्टेट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और मुस्लिम रियासत के साथ साथ हमें यह भी पता चल जाएगा कि इसका विलय कितवें चरण में हुआ। तो देखो, बाण एक चलाओ, निशाने खूब सारे साधो, वरना बाबू को जाला दे, इससे तुम्हें हाँ याद तो हो जाएगा, पर दूसरी चीजें याद नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसे कहते हैं कंसेप्ट। क्या कहते हैं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? आया ना? रिपीट करोगे? देखकर? नहीं, पहले देखकर। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, फिर मरोगे। जल्दी से बताओ, प्रथम चरण का नाम क्या है? बोलो। मत्स्य संघ में टोटली, वाह क्या सवाल पूछा है भाई। कह रहा सर आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो? बारमिल, दुष्टी कहीं का। कौन था? सनसिल्क। मार दूंगा। सनसिल्क टाइम पे स्नान तो होता ही नहीं है। सनसिल्क
हाँ सही है स्टूडेंट, सुबह 7 बजे क्लास होती है, 5 बजे उठना पड़, 5 बजे नहीं, ये तो फैकोलॉजी कर दी। 5 बजे का बिल्कुल स्टूडेंट मैं मेरा बता रहा हूँ, शायद मेरे लक्षणों का आप में से भी कोई होगा। मैं 5 बजे का अलार्म लगाता हूँ, कितने 5 बजे का अलार्म लगाता हूँ और स्पष्ट कह रहा हूँ 4:55 पे मैं खुद उठ जाता हूँ। किस लिए? बंद करने के लिए। सुनो, फिर वापस अलार्म लगा रखा है 5:30 का, फिर 6 का, फिर 6:15 का और फिर 6:30 का। जब अंतिम अलार्म बोलता है तब सभी सीमाएं खत्म हो जाती कि अब तो उठना ही है। आधे घंटे के अंदर सब प्रोसेस खत्म, सब प्रोसेस। भागते दौड़ते आते हैं और घर से इधर आता है ना, अगर सुबह सुबह कोई बीच में आ जाए तो गया। बिल्कुल फैक्ट है, इस बात को कान खोल के सुन लेना। तो परसों बीच में आ गया और स्कूटी आगे चला रहा, मैं टी कर रहा हूँ कि जगह नहीं दूं। मैंने कहा मेरे तो मजाक होगी। 6:45 पे, हाँ, अरे कमीने पाउटा पे घी लेड़ गया था मतलब। तो सुनो, तो वैसे ही स्टूडेंट तुम भी सुन लो, कंसेप्ट अपनाओ और चीजें पूरी अच्छे से याद करो। जल्दी से बताओ, प्रथम चरण का नाम बोलो। मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कितनी रियासत है? 4 की शॉर्ट फॉर्म। एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब, डी का मतलब। अलवर आया तो साथ में आया। कितनी रियासतें थी? ठिकाना, इकाइयां। दूसरे चरण का नाम क्या? अब बताओ, पूर्व राजस्थान संघ में टोटल इकाइयां कितनी है? रियासतें कितनी और ठिकाना कितना? अब बताओ, 10 इकाइयों को याद करने के लिए टोटल कितने शब्द याद करने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अरे मुझे मत देखो, उधर देखो मरो, फिर भूल जाते हो। पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, बताओ हाड़ौती की कितनी? पहली, दूसरी, तीसरी। वागड़ की कितनी? पहली, दूसरी, तीसरी। बांसवाड़ा आया तो साथ में आया, बोलो। नॉन सैल्यूट कितने? पहला, दूसरा। मुस्लिम रियासत कितनी? कौन सी? बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? बिना देखा देख ले ले। तैयार हो? अभी पता चल जाएगा। चलो, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया? बोलो। एकीकरण। एकीकरण कितने चरणों में हुआ? प्रथम चरण का नाम? मत्स्य संघ में टोटल इकाइयां कितनी? 5। ओके, रियासतें कितनी? ठिकाना। ओके, 4 रियासतों को याद करने के लिए बेस बताओ। एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब, डी का मतलब। अलवर आया तो साथ में आया, बस ये हो गया प्रथम। दूसरे चरण का नाम बताओ। अब ये एकदम अच्छे से बोल दिया तो मान लूंगा खतरा पार। कौन सा संघ? पूर्व राजस्थान संघ में इकाइयां कितनी? रियासतें कितनी? ठिकाना। अब बताओ, 10 इकाइयों को याद करने के लिए कितने शब्द? पहला, दूसरा, तीसरा और मुस्लिम रियासत। ये गीत कौन गा रही है इधर? मैंने कहा ना 2-3 है जो राग में राग मिला रही है, राग भूल गई थी तो पीछे क्या है? छोड़िया, जूते पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल खतरा पार। अब वापस बोलना है। बताओ, हाड़ौती की कितनी? पहली, दूसरी, तीसरी। वागड़ की कितनी? पहली, दूसरी, तीसरी। नॉन सैल्यूट कितनी? पहली,
दूसरी मुस्लिम रियासत कौन सी? अब बताओ, बांसवाड़ा आया तो साथ में आया, क्या बात है, बड़े होशियार हो। अब सुनो, बोर्ड पर देखो मैजिक, बताओ कितनी इकाइयाँ, कितनी इकाइयाँ? 10 और 5 टोटल इकाइयाँ कितनी? अब देख लो, 2 चरणों में तुमने सिस्टमेटिक रूप से 15 इकाइयाँ याद भी कर ली, साथ में ये भी याद हो गया कि प्रथम चरण में कितनी, दूसरे चरण में कितनी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आएगा कितवा चरण, बोलो बोलो। अब तीसरे चरण में देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। बोलो कौन सा थान? संयुक्त राजस्थान में नवीन रियासत कितनी आई? बोलो, अरे बोलो, एक आई, सिर्फ नवीन रियासत। वो थी, बताओ कौन सी? बोलो। कंप्लीट हो गया कितवा चरण? बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगला चरण कौन सा आया? और चौथे चरण का नाम था वरहद राजस्थान। बोलो क्या नाम था? बोलो क्या नाम था? अगर भूल जाओ कि वरहद राजस्थान में नवीन कितनी रियासतें आई, तो वरहद राजस्थान कितवा चरण है? बोलो। तो चौथे में कितनी रियासतें आई? बोलो। अब 4 को याद करने के लिए तुम याद रखोगे, याद रखिएगा कितनी? 4। 4 के लिए 4, जे 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 बी। क्या बोलोगे? वापस बोलो। देखो राग एक और आ रही है, इसलिए अच्छे से याद रखोगे। ऐसे नहीं कि बी जे पी या फिर जे सी बी, है ना? तो देखो, हाँ, क्योंकि राग बन रही है जे 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 बी, तो कई बार क्या होता है, हम जे 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 बी तो भूल जाते, बी जे पी, फिर करते बी का मतलब बांसवाड़ा, जे का मतलब जोधपुर और पी का मतलब पाली, जो कहीं था ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बीजेपी नहीं करना है, बीजेपी जो करे करने दो, हम तो एकीकरण करेंगे। बताओ कितने जे है और बी? अरे हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर शॉर्ट फॉर्म में राग में बोलोगे जे 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 बी। बोलो अब सुनो, एक बार इशारों से बताऊंगा, फिर इशारे तुम्हें समझकर बताना है। जब मैं हाथ ऐसे करूं तो इसका मतलब जोधपुर, जे का मतलब। जब मैं हाथ ऐसे करूं तो जे का मतलब इधर क्या है? जब मैं जे ऐसे करूं तो जयपुर, क्या? और जब मैं ऐसे करूं तो बीकानेर। कौन सा नेर? बात करने की कोशिश भी की ना पढ़ाते समय, तो ध्यान रखना, जेसीबी का प्रयोग योगी आदित्यनाथ करता है। मैं यहाँ पे कानून न कायदा, ठोके जिसका फायदा। सुन लिया? दुष्टी गई का कालकेई। और मैं भी ध्यान रखना, बाहुबली मूवी का कालकेई हूं। वो बोलता है ना, निम्डा मोइनी सुकू कालकुए हस्तभूषा, दुष्टी कही का। देखो पढ़ाते समय थोड़ी सी भी देखो अनडिसिप्लिन होते ही फिर मैं अपने पथ से भटक जाता हूं, फिर मुझे कोई और ही पथ दिखाई देता है। दुष्टी कही के कल भी यही था। आज शाम को कोई बाबूजी के मंदिर जाकर आना कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है। चलो बोर्ड पर देखो, तो स्टार्ट हो स्टूडेंट, रेडी हो? पक्की बात? एक बार तीनों को देख लो, फिर पूरा एक साथ रिपीट करेंगे। बताओ तीसरे चरण का नाम क्या? बोलो। संयुक्त राजस्थान में नवीन कितनी रियासत आई? क्या नाम था? बोलो। चौथे चरण का नाम क्या? बोलो।
वरद राजस्थान में कितनी? 4 की शॉर्ट फॉर्म बोलो। जे का मतलब, जे का मतलब, जे का मतलब, बी का मतलब, जयपुर आया तो साथ में आया वाह रे वाह। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर आ गई 4 रियासतें प्लस 1 काना ही काना। बोलो तो बताओ कितनी इकाइयां हुई? 5 इकाइयां। ठीक है, यहां पर देखो कितनी इकाइयां आई? 1 इकाई। तो अब देखो जल्दी से काउंट करो, वापस देखो, बताओ कितनी 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 हुई? 15 और 1 16 और 5, पीछे कितनी बची? 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 रोही ही रोही। कौन सा रोही? तो देखो जल्दी से बोर्ड पर, 5वें चरण में कुछ नहीं आएगा। 5वां चरण बनेगा चौथा प्लस पहला। क्या किया जाएगा? चौथा प्लस पहला जोड़कर बनाया जाएगा कितवा चरण? मतलब समझे, वरहद राजस्थान में जोड़ दिया कौन सा संघ, तब जो बना वो कहलाया 5वां चरण, संयुक्त वरहद राजस्थान। क्या कहलाया? तो देखो चौथे चरण का नाम क्या है? अरे बोलो, वरहद। और प्रथम चरण का नाम क्या है? तो बताओ इन दोनों के अंदर कोई नवीन रियासत तो आई? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितवा चरण हो गया? जब मैं तुम्हें पूछूं कि 5वां चरण कैसे बना, तो पहले बोलोगे चौथा प्लस पहला। क्या बोलोगे? फिर मैं बोलूंगा संयुक्त वरहद राजस्थान कैसे बना, तो तुम कहोगे वरहद राजस्थान प्लस मत्स्य। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, अगला कितवा चरण है? जल्दी से बोलो। 6वें में आया रोही ही रोही। किसको छोड़कर? आबू देलवाड़ा को छोड़कर। बोलो किसको छोड़कर? फिर आया कितवा चरण? 7वां चरण में एक तो आया आबू देलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? और एक आया केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ये हो गया हमारा एकीकरण। कौन सा करण? कौन सा करण? 6ठे चरण का नाम था, जल्दी से बताओ कौन सा संघ? बोलो। और इसका नाम था सिर्फ तो सिर्फ कौन सा थान? बोलो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देखकर रिपीट करोगे, फिर बिना देखा देख। ओके, जल्दी से बताओ, फास्टली बताओ। प्रथम चरण का नाम? इकाइयाँ कितनी? रियासतें कितनी? ठिकाना? जल्दी से बताओ। रियासतों की शॉर्ट फॉर्म? एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब, डी का मतलब। अलवर आया तो साथ में आया। बहुत बढ़िया। कितवा चरण कंप्लीट? दूसरे चरण का नाम बताओ। टोटल इकाइयाँ कितनी? रियासतें कितनी? ठिकाना कितना? 10 इकाइयों के लिए कितने शब्द? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी से बताओ। हाड़ौती में कितनी? पहली, दूसरी, तीसरी। वागड़ में कितनी? पहली, दूसरी, तीसरी। नॉन सैल्यूट कितने? पहला, दूसरा। और मुस्लिम रियासत कौन सी? अब बताओ तीसरे में नवीन रियासत कितनी आई? कौन सी? चौथे में कितनी? चौथे में कितनी? 4 की शॉर्ट फॉर्म बोलो। जे का मतलब? जे का मतलब? बी का मतलब? जे का मतलब? बहुत बढ़िया। जयपुर आया तो साथ में आया। अरे बोलो।
फिर कितवा चरण आया रे? पांचवा चरण कैसे बना? 4+1 नहीं, चौथा कह रहे 4+1, गणित थोड़ी लिख रहे हम। पांचवा चरण कैसे बना? साथ में बोलो, वापस बोलो। संयुक्त वरहद राजस्थान कैसे बना? ये देखो, राग बनती है ना, तो राग में ऑटोमेटिकली याद हो जाता। वापस बोलो, पांचवा चरण कैसे बना? संयुक्त वरहद राजस्थान कैसे बना? ओके, बताओ छठे चरण में कौन सी रोही आई? पर किसको छोड़कर? फिर कितवा चरण? सातवें में आया आबू और केंद्र शासित प्रदेश हो गया एकीकरण। अब तैयार हो? बिना देखा देख। ओके, अब देखते हैं कौन जीत पाता है। तैयार हो स्टूडेंट? पक्की बात? ओके, चलो देखते हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ ना स्टूडेंट, तुम्हारे बीच में मैं आने ही वाला नहीं था, बिल्कुल नहीं आने वाला था, स्पष्ट कह रहा हूँ। हालांकि मैं आने वाला नहीं था, मतलब समझे, मतलब मैं दूसरे बेचेज में क्लासें ले रहा था, पर तुम्हारे कुछ खुरापाती दुष्टी है जिन्होंने पहले से ही बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया। कानून न कायदा, ठोके जिसका फायदा, पढ़ेंगे तो उन्हीं से पढ़ेंगे। तो कान खोल के सुन लो, स्पष्ट बता रहा हूँ। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, एक बात बताओ स्टूडेंट, ईमानदारी का परिचय देते हुए, इसमें किसी की कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। जब बात सच्ची पूछी जाती है ना, जहाँ पर बिल्कुल किसी का हित हो, तो वहाँ पर कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। आज हमारा मॉडर्न का अंतिम टॉपिक है, आपको भी पता है। आपको मेरी फर्स्ट क्लास याद है? लास्ट क्लास अभी याद है? आप ईमानदारी का परिचय देकर बताओ, आपको ऐसा फील हुआ क्या कि सर आ रहे हैं, बोट भर रहे हैं, सिर्फ छपा रहे हैं? ईमानदारी का परिचय देकर बताओ। हर चीज हमने कॉपी में बाद में लिखी है, पहले समझी है। और स्टूडेंट, ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया है। कोई टीचर जो होते हैं पढ़ाने के बाद बच्चों की गारंटी नहीं लेते हैं। मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं यहाँ पे और तुम्हें 4 घंटे की मोहलत दूं कि मॉडर्न पढ़ो, तो ये मेरा प्रॉमिस है। 1857 की क्रांति, प्रजामंडल और एकीकरण तो तुम ओरली बोल जाओगे, सही है कि नहीं है? और ये भी बता दूं तुम्हें, राजवंश तो तुम्हें कोई भी कहानियों में पढ़ा देगा, अगर मॉडर्न इतना सिस्टमेटिक रूप से पढ़ा दे तो आकर चैलेंज कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें स्टूडेंट। और मेरे लिए तो आज भी नहीं, फर्स्ट क्लास से लेकर जब तक मैं पढ़ाऊंगा, मेरे लिए सर्वोपरि रहेंगे स्टूडेंट्स, सर्वोपरि स्टूडेंट्स। जब तक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे नहीं कि आया, बोट भरा और तुम्हें बोल दिया छाप लो। स्टूडेंट, ये काम हम पहली क्लास से करते आ रहे हैं, इसीलिए तो हमारा दिमाग खाली का खाली है। समझ में आया कि नहीं आया? इस कंसेप्ट को अपनाओ। तुम खुद ईमानदारी का परिचय देकर बताओ, तुम्हारे रजिस्टर बंद है, हमने टॉपिक पूरा याद कर लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ कैसे समझ में आई तुम खुद बताओ। क्योंकि मैंने कोई जादू नहीं किया है, हमने सिस्टमेटिक रूप से हर एक चीज को अच्छे से समझा है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। और इस हिस्ट्री में ही नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, हर सब्जेक्ट में ये कंसेप्ट अपनाओ। कोई भी टीचर आए अगर बोट भरे, तो मैंने आपको पहले ही कहा है, तुम कोई रजिस्टर भरने के लिए नहीं आए हो। छापना होता है तो आप बिल्कुल मार्केट से जाओ ना, 100-250 रुपये की किताब भी आती है, वो किताब लाओ और छाप लो। क्यों यहाँ पर 15,000 देकर बैठे हो? फैक्ट है कि नहीं है?
तो अच्छे से समझो स्टूडेंट, और जो चीज़, मेरा मानना है कि जो चीज़ समझ में आई उसी को कोष्टक में लिखो। सर बोल रहे हैं बिल्कुल, मैंने जब मॉडर्न पढ़ा था तो याद नहीं हुआ, पर अब बहुत अच्छे से याद है। बिल्कुल स्टूडेंट, मैं अभी भी बता रहा हूँ, वरना आप खुद देख रहे हो, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। मेरा क्लास में रवैया बड़ा खतरनाक रहता है, मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। सीरियस रहना पड़ता है स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रखने के लिए, स्टूडेंट तक वो चीज़ डिलीवर करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया या नहीं बताया, अभी कान खोल के सुन लेना। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो ना, उससे भी नीची फैमिली से बिलोंग मैं करता था। इस बात को कान खोल के सुन लेना। तय नहीं था कि शाम को घर पे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक टाइम ऐसी स्थिति भी थी। और पता नहीं एक क्लास में मैंने बातें भी बताई थी, थोड़ी कोई ऐसी इमोशनलिटी, कोई स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया कि सर मेरी स्थिति बड़ी नाजुक है, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, पढ़ाई भी करना चाहता हूँ पर करूँ तो क्या करूँ। तो उसका ये कमेंट देखकर मुझे मेरी बातें याद आ गई। तो मैंने एक क्लास में कहा भी था, स्टूडेंट अभी तुम्हें भी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, और वो पता नहीं किसी कमीने ने रिकॉर्ड कर ली और टिका दी। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, सुन लो, और वो फैक्ट है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। कुछ तो मतलब बताते हैं, मैंने तो काम किया है। मैंने इसी जोधपुर के अंदर स्पष्ट बोल रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं आती है, मैंने वेटर का काम किया है, मैं शादियों में गया हूँ थालियाँ उठाने के लिए, मैंने पार्ट टाइम जॉब किया है, मैं एटीएम के बाहर भी बैठा हूँ कुछ महीनों के लिए। मैं कहीं पर ये बिल्डिंग वगैरह बनती है ना, तो उनका जो माल मटेरियल पड़ा रहता है ना, रात को उनको उनकी हिफाजत के लिए पहरेदारी लगाता था 7-7 हज़ार के अंदर। अगर किसी को शक है तो आ जाना, जिसने मेरे को वो काम दिया था आज भी मेरे नंबर उसके पास पड़े हैं, मतलब उसके नंबर, जिसने मुझे काम दिया था नंबर पड़े हैं। तो स्टूडेंट, ऐसी स्थितियाँ बनी है, ऐसी स्थितियाँ बनी है, मैंने थालियाँ उठाई है, बिल्कुल उठाई है। एक टोस्ट के पैकेट में 7-7 दिन बिताया जोधपुर के अंदर, क्योंकि 10वीं क्लास में जब पढ़ता था, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। 10वीं में पढ़ता था तो पापा के साथ एक घटना हो गई। आप सब गांव के ही हो, आपको भी पता है, खेत होता है ना, खेत में पापा ट्रैक्टर लेकर गए थे, और पूड़े होते हैं, पूड़े जानवरों के लिए, तो वो पूरा टोली जो था भर रखा था। पापा खड़े होकर रस्सी से बांध रहे थे, तो आपको पता है टोली को मतलब उस चारे को बांधने के लिए रस्सी को खींचना पड़ता है। तो पापा जब रस्सी को खींच रहे थे तो रस्सी नीचे से टूट गई, और पापा काफ़ी ऊंचाई पे थे, उल्टे पड़ गए, और उल्टे जब पड़े थे तो दोनों हाथ टिक गए, दोनों हाथ टूट गए थे, दोनों हाथ उस घटना में टूट गए थे। मेरी तो पढ़ाई उसी दरमियान छूट जाती अगर मेरी बहन नहीं होती बड़ी वाली। तो इस बात को भी ध्यान रखना। आगे की बात, एक राजा आएगा, उस राजा का भी संबंध अपनी बहन से होगा, अच्छा प्रेम भाव वाला, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी तो क्लासें 9th में ही छूट जाती, क्योंकि गांव के अंदर स्कूलें 10वीं तक ही होती है, 12th के लिए बाहर जाना पड़ता है। और मेरे घर की स्थिति, पापा की ये घटना होने के बाद घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी स्थिति नहीं है, आप में से भी जो बैठे काफ़ी स्टूडेंटों की, 1-2 ने मुझे आकर भी कहा था लास्ट होली के एक दिन छुट्टी के पहले, मुझे बोला था कि सर जी प्लीज़ आपकी हिस्ट्री की क्लासें कब तक हो जाएगी। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कि सर दिक्कत ये है कि हमारी 15 तारीख को महीना हो जाएगा। ये होती है एक तड़प और तकलीफ़। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखना। और ये स्टूडेंट लाइफ में तकलीफ़ें बननी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स इन तकलीफ़ों से लड़े, संघर्ष करे। पर ध्यान रखना, अपने लक्ष्य से कभी भी मत भटकना। स्थितियाँ जैसी बनती है बनने दो। आप में से भी काफ़ी की स्थितियाँ है, होने दो। क्या होगा? और गरीब होंगे,
और स्थितियां नाजुक बनेगी। पढ़ाई करते रहो, क्या पता आप लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़े और 1.5 साल तक तुमने तगड़ी मेहनत की, परिणाम तुम्हारे पक्ष में आए। 3rd ग्रेड का पिछला वाला रिजल्ट आया था, तुमने अगर एक लड़के का देखा हो तो कमटे का काम करता था पर उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और 3rd ग्रेड की पोस्ट पे लगा। वो समझ में आया ना? 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड जो भी था, तो उसका जुनून देखो एक। तो ये भाव अपने अंदर से आते हैं। और स्टडी, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम लक्ष्य बना लो कि मैं पढ़ूंगा सिर्फ एक टॉपिक। मैं कितना पढ़ूंगा? एक टॉपिक, पर उस टॉपिक को क्लियर करके फिर ही बंद करूंगा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं 18 घंटे 20 घंटे तक पढ़ते हैं पर टॉपिक अच्छे से उन्हें एक भी याद नहीं है। अब बताओ, ये टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ा, पूरा याद है सिर्फ मात्र 1 घंटे में। और इसका मैं अब आपको अभी डेमो के रूप में बताता हूँ, देखना। बताओ टॉपिक कौन सा लिया हमने? बोलो बोलो। एकीकरण टोटल कितने चरणों में हुआ? प्रथम चरण का नाम बोलो। बहुत बढ़िया। मत्स्य संघ में टोटल इकाइयां कितनी? बहुत बढ़िया। इकाइयां कितनी? रियासतें, ठिकाना। 4 रियासतों के लिए शॉर्ट फॉर्म। ए का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब, डी का मतलब। अलवर आया तो साथ में आया। बहुत बढ़िया। कितवा चरण कंप्लीट? ओके। दूसरे चरण में बताओ टोटल इकाइयां कितनी थी? बोलो। जिसमें रियासतें कितनी? ठिकाने कितने? ओके। अब बताओ 10 इकाइयों को याद करने के लिए कितने शब्द? बोलो रे। 4। पहला, दूसरा, तीसरा। ये देखो यहाँ पे थोड़ी आवाज कम आई है, तो वापस बोलो। तीसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? कभी भी घर पे पढ़ो और कोई चीज भूल रहे हो तो उसको अच्छे से रिवाइज कर दो, ताकि भूलने वाली चीज को 4 बार रिवाइज कर दिया तो भूलेंगे नहीं। वापस बताओ 10 इकाइयों को याद करने के लिए कितने शब्द? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत बढ़िया। हाड़ौती की कितनी? पहली, दूसरी, तीसरी। वागड़ की कितनी? पहली, दूसरी, तीसरी। नॉन सैल्यूट? पहला, दूसरा। मुस्लिम रियासत कौन सी? अब बताओ जल्दी से। बांसवाड़ा आया तो साथ में आया। बोलो। बताओ कितवा चरण अगला? बोलो। तीसरे में नवीन रियासत कौन सी? अगला चरण? बोलो। चौथे में कितनी? बोलो। 4 की शॉर्ट फॉर्म? जे का मतलब, जे का मतलब, जे का मतलब, बी का मतलब। तो जल्दी से बताओ। जयपुर आया तो साथ में आया। बोलो। 5वें में क्या कोई नवीन इकाई आई? तो 5वां चरण कैसे बना? बोलो। संयुक्त वरहद राजस्थान कैसे बना? बहुत बढ़िया। एक बार वापस बोलो। संयुक्त वरहद राजस्थान कैसे बना? ओके। अब आया बताओ कितवा चरण? 6ठे में कितनी रियासत? कौन सी? कौन सी? किसको छोड़कर? अरे बोलो। फिर कितवा चरण? 7वें में आया आबू और केंद्र शासित प्रदेश हो गया एक ही। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिना लिख कर हमने पूरा याद किया कि नहीं किया? अब सुनो, देखो कंसेप्ट देखो। हर चरण में किसका विलय हुआ ये याद हुआ कि नहीं हुआ? और 23 इकाइयाँ भी याद हुई कि नहीं हुई? इससे कहते हैं मैजिक। मतलब पढ़ो ऐसा
कि चीजें पूरी कंसेप्टली क्या हो जाए, क्या हो जाए। फीलिंग अच्छी आ रही कि नहीं आ रही है? अब सोच लो, मॉडर्न के आपके 5 से 6 टॉपिक है, 3 टॉपिक तो मैंने तुम्हें ऑरली याद करवा दिए हैं। अब कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मरो कुछ तुम भी पढ़ लो मर लो। और किसान आंदोलन नो डाउट मुझे पता है याद है, उसमें सिर्फ तारीखों का लफड़ा है। अब स्टूडेंट तारीखें और चीज़ें तो 2 बार 4 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, याद हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले जल्दी से। अब मैं किसी को भी पूछ लूँ बोल देगा? पक्का? नहीं, अभी तो बोल दोगे, आज नहीं पूछूंगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद पूछूंगा। ओके? अरे कंप्लीट ना? बहुत बढ़िया। और एक बात फैक्ट है, मैं सारा छोरों को कितना भी डांटता हूँ, 1-2 के तो धमाधम ठोक भी देता हूँ, पर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, मैं जितना डांटता हूँ उस बैच में हद से भी ज़्यादा प्रेम और स्नेह भी मिलता है स्टूडेंट्स का, ये भी बता दूँ। ये मेरे थोबड़े को देखकर नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, या मेरे व्यक्तित्व को देखकर नहीं स्टूडेंट, स्टडी को देखकर। और मैं आपका ही नहीं कह रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक कर्तव्य के पथ पर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई भी बैच होगा, राजवीर कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि बोट भरा और स्टूडेंटों को छपा दिया। इस बात को ध्यान रखना, सही है कि नहीं है? एक बात बताओ, 4 महीने 6 महीने बाद इत्तेफाक से सपोज करो आप जोधपुर में हो, बैच कंप्लीट हो गया, कहीं रास्ते के अंदर आपने मुझे देख लिया। सुनना, अगर मैंने, देखना भाव क्या होता है, मैं बता रहा हूँ एक छोटे से उदाहरण से, अगर मैंने आपको क्लास में अच्छा पढ़ाया होगा तो ऑटोमेटिकली आप में भाव आएंगे कि सर के पास जाकर 2 मिनट बात करें। अब सुनो दूसरी बात, अगर मैंने क्लास में आकर आपके टॉपिकों का पाप काटा होगा, तुम्हें समझाया नहीं होगा, 6 महीने बाद तुम मुझे कहीं देखोगे तो देखते ही तुम्हें गालियाँ आएगी और आप खुद कहोगे कि यार कहाँ दिख गया, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, यही तो चीज होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से पढ़ो, लक्ष्य हासिल करो, मार्ड साहब बनो और छोटे बच्चों का भविष्य बनाओ। कुरकुरे मत खाना उनके, ध्यान रखना। लिखो मरो। वाह क्या जादू किया सर जी आपने, पूरा याद हो गया। सर जब भी हम याद करके सुनाते हैं ना तो आपके फेस पर बड़ी अच्छी मुस्कान आती है, यही तो बात है भाई। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आता है या नहीं आता। फीडबैक फॉर्म भरते हो? मुझे फीडबैक फॉर्म की ज़रूरत, क्योंकि मेरा फीडबैक तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल रहा है। स्पष्ट कह रहा हूँ, समझ में आया ना? और तुम भी कान खोल के सुन लो, कभी भी फीडबैक भरवाए, कोई भी टीचर का व्यक्तित्व नहीं देखना कि कपड़े मस्त पहन के आते हैं, थोबड़ा फूट रहा है, नो, एक ही बात। और उसमें और भी पॉइंट दे रखे, नहीं ध्यान देना है, पढ़ाते हैं जो समझ में आ रहा है या नहीं, और टीचरों को मोटिवेट करते हैं या नहीं, और जो पढ़ाया वो वापस स्टूडेंटों को समझ में आया है या नहीं, ये पूछते हैं या नहीं, ये पॉइंट देखने। स्पष्ट कह रहा हूँ, और ये चीज़ें ही ध्यान रखनी है, वरना दूसरी चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है। समझ में आया? लिखो मरो जल्दी से। अब हेडिंग डालो स्टूडेंट, लिखो एकीकरण की प्रक्रिया। हेडिंग डालो एकीकरण की प्रक्रिया, एकीकरण की प्रक्रिया। एकीकरण की प्रक्रिया लिख लिया? ओके।
अब कैसे लिखना है एक चरण में आपको बोर्ड पर बता देता हूँ, फिर उसके हिसाब से ही आपको कॉपी में लिखना है। देखो अच्छे से, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना, एक बार बोर्ड पर देख लो फिर लिख लेना। क्या लिखना है? प्रथम चरण। और प्रथम चरण का नाम क्या था बताओ? बहुत खूब। अब देखो कुछ चीज़ें सिर्फ हमने अभी सिर्फ चरणों के नाम प्लस विलय रियासतें ही पढ़े, उसके अलावा कुछ और भी कंटेंट पढ़ना है, तो वो बोर्ड पर देखो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे विलय की तारीख, यानी मत्स्य संघ कब बना? 18 मार्च। तारीखें भी याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। 1948। उसके बाद वही जो हमने सिस्टम से पढ़ा है, विलय रियासतें व बताओ क्या लिखा? ठिकाने। तो बताओ शॉर्ट फॉर्म में ए लिखना, अब शॉर्ट फॉर्म लिखने की जरूरत है। ओके, तो सीधा लिखना है अलवर, भरतपुर, करौली और कौनसापुर, धौलपुर। और आगे बिल्कुल लिख लेना ताकि आपको याद रहे ABCD। और अलवर से एरो निकालकर लिखोगे राणा ही राणा। ओके, अब वापस लिखेंगे कुल विलय रियासतें व काणे ही काणे ठिकाने। तो बताओ कितनी रियासतें आई? 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना बराबर कितनी इकाइयाँ? बहुत बढ़िया, 5 इकाइयाँ। अब सुनो, अब मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। स्टूडेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा, इन सब को जोड़कर सिर्फ इनका नाम कितना रखा? एक। कि अब ये रियासतें, 4 रियासतें और 5 यानी इकाइयाँ जो है, ये सिर्फ तो सिर्फ क्या कहलाएगा? मत्स्य संघ। क्या कहलाएगा? जब 5 का विलय करके मत्स्य संघ बना दिया तो कहा अब मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाए? तो कहा एक काम करो, राजधानी बना दो वर ही वर, अलवर को। ठीक है, अब अच्छे से देखो, इसके अंदर कितनी रियासतों के राजा थे? पर अब चारों रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया? तो कहा अब इस मत्स्य संघ का राजाओं में से बनाओ राज प्रमुख। क्या बनाओ? तो गिनकर गांठ दे दो कि राज प्रमुख जो बनेगा वो रियासतों का राजा ही बनेगा, और प्रधानमंत्री जो बनेगा वो प्रजा मंडल का सदस्य बनेगा। कौन बनेगा? तो देखो एक एक चीज का हर एक कंसेप्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोर्ड पर देखो। अब बताओ मत्स्य संघ का बनाया गया, जल्दी से बताओ क्या? तो का राज प्रमुख किससे बनाए? तो का धौलपुर के सबसे उम्र दराज राजा है, बोलो कौन? इनको बना देते हैं राज प्रमुख। फिर कहा उपराज प्रमुख किसे बनाए? तो कहा उपराज प्रमुख काम करो 2 को बना दो। कितनों को? का 1 तो बना दो अलवर के तेज सिंह को और 1 बना दो करौली के गणेश पाल को। तो बताओ 1 बना कौन और 1 बना कौन? तेज पाल नहीं, तेज सिंह। जबरदस्ती बेटे ठोक रहे हैं, तेज पाल उपाधि बेटे खुद दे रहे हैं। ओके, अब सुनो नेक्स्ट। अब बनाया बताओ कौन सा मंत्री? और प्रधानमंत्री का किसको बनाए? तो का बनाओ शोभाराम कुमावत को। बोलो किसको? ओके, अब स्टूडेंट सुनना और समझना। अब जब पूरा बन गया तो इसका करवाया गया उद्घाटन। क्या करवाया गया? और उद्घाटन किसने किया रे? NV गौडगिल ने। बोलो किसने किया? नरहरि विष्णु गौडगिल। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद सुनो, नाम आया
कि इन चारों रियासतों और एक इकाई को हमने जोड़ा है, इसका नया नाम क्या रखे? तो व्यक्ति था के एम मुंशी। उसने क्या बात कही वो सुनो पहले। आप में से वो स्टूडेंट हाथ खड़े करो जिनका कॉलेज में बीए था, बीए आर्ट्स थी, आर्ट्स। पूरे हाथ खड़े करो। आर्ट्स किस किस के थी? ओके, अब आर्ट्स वाले हाथ खड़े रखो। अब इनमें हिस्ट्री किन किन के थी? हाथ खड़े रखो। सबके थी। प्राचीन भारत पढ़ा ना आपने? प्राचीन भारत में एक टॉपिक था महाजनपद। क्या था? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। तो सुनना, के एम मुंशी ने कहा महाजनपद काल के समय अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र को कहा जाता था मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद? बोलो। तो एक काम करो, इसका नाम रख दो रियासतों का विलय करके मत्स्य संघ। प्राचीन नाम ही रख दो। तो बताओ, ये नामकरण जो किया किसने किया? बोलो। के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने। समझ में आया कि नहीं आया? और उद्घाटन स्थल कहाँ था? तो आप कहोगे उद्घाटन स्थल था लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में। कौन से पुर में? बस, अब ये हो गया तुम्हारा पूरा प्रथम। लिखो जल्दी से, एकदम बढ़िया अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से लिख लो जल्दी से। लिख लिया सभी ने? सर टाइम हो गया। कहाँ टाइम हो गया? हरेंद्रिया मर जाएगा।
सर ये टूपा क्या होता है? कुछ नहीं होता है, चुपचाप लिखो। लिख लिया? हाँ, बहुत बढ़िया सर। मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध किसने किया? अभी बताएंगे। याद रखिएगा, मत्स्य संघ का उद्घाटन होना था 17 तारीख को। कितनी तारीख को? 17 तारीख को। पर भरतपुर के राजा जो थे, उनके भाई ने जबरदस्त विरोध किया और साथ में ठाकुर देशराज भी था जिसने विरोध किया किसका? मत्स्य संघ का। वरना उद्घाटन 18 को नहीं होना था, 17 को होना था, 17 मार्च को होना था। पर जबरदस्त विरोध होने के कारण 17 मार्च को उद्घाटन नहीं होकर कितनी मार्च को हुआ? 18 मार्च को। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। कंप्लीट ना। और राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किस रियासत से प्रारंभ हुई? वापस जब आओगे तब ये पॉइंट लिखेंगे। ओके, जल्दी से लिखो। बताओ पूरा एकीकरण लगभग याद हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरा मानना है कि हाँ, ये भी सुनना, 2-3 बार इसको रिपीट कर लेना और हर 15 दिन 20 दिन या 1 महीने में एक बार टॉपिक देखोगे ना, तो मैं चीज़ ही ऐसे ही लिखाऊंगा कि एक बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्लास की बातें तुम्हें याद आ जाएगी और चीज़ ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी। ध्यान रखें इस बात को। लिख लिया सभी ने? हेडिंग डालो महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु, इसी के अंदर मत्स्य संघ के महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में लिखो स्टूडेंट, पहला ही पॉइंट, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया अलवर रियासत से प्रारंभ हुई। कौन सी रियासत से? अलवर रियासत से प्रारंभ हुई। लिख लिया? लिख लिया? लिखो अगले पॉइंट में, एकीकरण के दौरान अलवर का नियंत्रण, एकीकरण के दौरान अलवर का नियंत्रण अलवर का नियंत्रण केंद्र ने अपने हाथों में लिया। केंद्र ने अपने हाथों में लिया। ओके, कंप्लीट ना? ओके, पिछला वाला पढ़ेंगे बाद में। जल्दी से आ जाओ।